बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अमेरिकन अचानक से एक्टिव क्यों हो गए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। वैसे तो अमेरिकन ने एक मुआहदा किया हुआ था, बहुत पुराना मुआहदा है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 15 साल जमहूरियत चलेगी और फौज कभी भी इक़्तिदार पर कब्जा नहीं करेगी। ये पीपल्स पार्टी के जमाने का मुआहदा था, जिसके बारे में शेला रजा ने जब शहबाज शरीफ को टाउंट किया था तो उन्होंने ही फेसबुक पर या ट्विटर पर एक ट्वीट किया था, जिससे पता चला कि ये भी मुआहदा हुआ है कि 15 साल तक पाकिस्तान में जमहूरियत चलेगी और फौज कभी भी टेक ओवर नहीं करेगी। ये अमेरिका, जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, इन चारों के दरमियान अमेरिका ने ही मुआहदा करवाया था। इसी के नतीजे में जनरल मुशर्रफ ने रिटायरमेंट दे दी थी, रिजाइन किया था, आर्मी चीफ जनरल क्यानी बन गए थे और उसके बाद सदर आपके आसिफ जरदारी बन गए थे। इसी मुआहदे के बनिस्बत 2008 का आपका सेटअप आ गया था और उसी को चलते चलते 2020 हो गया और 2018 के बाद आपका इमरान खान आ गया, वो भी इलेक्शन के थ्रू। इससे पहले जो सारे के सारे इलेक्शन होते रहते थे वो सारे के सारे मैनेज होते थे। बेसिकली पाकिस्तान में मोस्ट इलेक्शन मैनेज ही होते हैं। 2013 में आप सबको पता है जनरल क्यानी और उस वक्त एक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने दोनों ने मिलकर नवाज शरीफ को जितवाया। 2018 का ये एक इलेक्शन है जिसमें पाकिस्तान की नेशनलिस्ट पार्टियां आई हैं बाहर उभर कर, जो पाकिस्तान के अंदर से ही ताल्लुकात रखती है। बाकी तो सारे के सारे इलेक्शंस, उसमें कभी भी एक लंबी वीडियो कर दूंगा कि वो कैसे होते थे, कैसे मैनेज होते थे। सो बहरहाल वो मैनेज होते हुए आए हैं। 2018 का ये एक इलेक्शन था जिसमें फ्री मीडिया था, जिसमें थोड़ी बहुत हमें सेंस था कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। अब आते हैं कि ये सारी मुलाकातें कैसे हो रही है और क्यों हो रही है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। अमेरिकन बड़े चालाक लोग हैं, ये दुनिया में डोल पीटते रहते हैं, अपने अंदर भी डोल पीटते रहते हैं कि हमें जमहूरियत पसंद है, हमें जमहूरी कुव्वतें पसंद है, लेकिन ये एक हकीकत नहीं है। कम्युनिस्टों के साथ इन्होंने लैटिन अमेरिका में जो जुल्म किया है वो तो इन्होंने तालिबान के साथ और अफगानिस्तान में भी नहीं किया था। जो इन्होंने कम्युनिस्टों के साथ किया था वो भी ईसाई कम्युनिस्ट थे, वो भी लैटिन अमेरिका में थे, उनके साथ भी जो इन्होंने हशा नशर किया वो यहाँ पर इन्होंने रद्दी बराबर भी नहीं किया था। हर एक के घर को, पूरे के पूरे घरों को जला देना, पूरे के पूरे गाँव को जला देना सिर्फ कम्युनिज्म के नाम के, ये बर्बरियत की थी। पेब्लो नारूदो ने भी काफी ज्यादा तनकीद की थी अमेरिकियों की इन फाशिस्ट पॉलिसियों के ऊपर। सो इसी तरह से ये आप मिडिल ईस्ट में देख ले, जहाँ भी जमहूरियत होगी वगैरह होगी उसको ये डिस्टर्ब करने में सबसे बड़े चैंपियन होते हैं। जमहूरियत के कोई भी फेवरेटिज्म नहीं है इनके पास। इजिप्ट में भी सदर मुर्सी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया, इराक में भी लटका दिया किसी और को। आप सबसे ज्यादा देख ले सऊदी अरब जो जमहूरियत नहीं है उसको भी सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सो ये जमहूरियत का जो अलाप लापते रहते हैं ना पूरी दुनिया में, ये बिल्कुल भी नहीं है। चेक शेख की गवर्नमेंट थी ताइवान में, वो 40 साल तक डिक्टेटरशिप बन के रहा है ताइवान के ऊपर, उसके बाद जाके वहाँ पर जमहूरियत रिस्टोर हुई है। आप यूं ही देख ले, जो तुर्की के अंदर मार्शल लॉ लगवाने में सबसे बड़ा हावी अमेरिकी हो गई था और उस मार्शल लॉ जो 2015 में लगने जा रही थी उसको जब रोका तो उसके बाद इनके मुंह ही लाल हो गए कि ये मार्शल लॉ कैसे रोकने में कामयाब हो गए। तो ये सारे का सारा निजाम ऐसे ही करता है। अब आप ये समझ ले कि असद उमर को कैसे हटाया गया था। असद उमर की शिकायत की थी IMF ने और IMF ने शिकायत की थी सीधा आर्मी चीफ को। आप सब देख रहे होंगे कि जब भी कोई आता है बाहर से सीधा आर्मी चीफ से मिलता है, कोई भी बाहर से आता है आर्मी चीफ के पास चला जाता है। अगर वजीर आजम मिलना चाहे तो बुला लेते, वरना नहीं बुलाते। वजीर आजम आर्मी चीफ से मिलता है। इसी तरह IMF वालों ने और अमेरिकन एम्बेसडर ने आर्मी चीफ से कंप्लेंट की थी। ये भी यहाँ पर क्लियर कर दे, 2 साल से अमेरिका का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर शिकायत की थी, जिससे ये हुआ कि आर्मी चीफ ने और आर्मी की कोर ने प्रेशर डाला पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद असद उमर और उसकी पूरी टीम को हटा लिया गया। हम यहाँ पर ये कहते हुए लड़ गए कि जहांगीर तरीन ने इसको हटवाया है। सो हम सबको थोड़ी से ज़हन खोलने पड़ेंगे इस वक्त कौन सी बड़ी गेम चल रही है। सो इसी तरह से आप सबको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ कि जब जो बाइडेन आते हैं यहाँ पर, जो बाइडेन ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ तमाम तरह रिलेशंस रिविजिट करेंगे। उन्होंने अपने तौर पर एक कमेटी बना दी, उस कमेटी ने अपने ही तौर पर एक रिजल्ट दे दिए। अब वो उस कमेटी में कितनी लॉबिंग हुई, किसने की किसने नहीं की, ये अब देखना पड़ेगा। हो सकता है पीपल्स पार्टी वालों ने उस कमेटी में लॉबिंग की हो सकता है नून लीग वालों ने उस कमेटी में अंदर लॉबिंग की हो, हुसैन हक्कानी पीपल्स पार्टी का है वो भी लॉबिंग कर सकता है इंडियंस ने वहां पर लॉबिंग की हो। उस कमेटी ने जो सारी की सारी रिपोर्ट्स ये दी है कि आप पिछले जो पार्टी थे उनके साथ आप रिलेशंस बढ़ाएं। पिछली पार्टी मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, इन सारी पार्टी के साथ मुलाकात होती जा रही है अब अमेरिकन की। उसके बाद इनकी मुलाकात होगी मौलाना फजल रहमान से भी एक्सपेक्टेड है मुलाकात। ये सारे वो पुराने कच्चे चिट्टे हैं जो अमेरिका ने पाले हुए थे। 2000 के बाद 2020 तक तकरीबन ये सारे के सारे कच्चे चिट्टे इन्होंने पाले हुए थे। आप सबको पता होना चाहिए मौलाना फजल रहमान तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था अमेरिकन की मदद से। सो इसीलिए अमेरिकन इन सब के साथ मिल रहे हैं और ये सारे के सारे लोग अब अपनी CV जमा करा रहे हैं अमेरिकन के पास कि हम आपके लिए ये एक खिदमत सरंजाम दे सकते हैं। अब ये कितना दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते ये तो अमेरिकन को बाद में पता चलेगा, क्योंकि अमेरिकन जो भी इनसे मांगेगी ये है तो एक नंबर के चोर साले। ये जितना कमिट करने को बोलेंगे उतना ज्यादा डिलीवर भी नहीं करेंगे, ये तो मैं लिख कर देता हूँ और ये बात अमेरिकन को भी पता है। पर बहरहाल अमेरिकन के लिए ये है कि ये सारे के सारे वो काम कर देंगे जो अमेरिकन चाहता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिस चाहता है, ड्रोन स्ट्राइक्स करना चाहता है यहाँ से अफगानिस्तान के अंदर, और भी बहुत सारी इनके रिक्वायरमेंट्स है, जैसे सीपेक से थोड़ा दूर होना या थोड़े बहुत आप हमारे लिए लाइट या सॉफ्ट कॉर्नर्स पैदा करें। सो वो अमेरिकन को सिर्फ एक ही पार्टी दे सकती है, वो है पीपल्स पार्टी। अब पीपल्स पार्टी इलेक्शन तो जीत नहीं सकती, नून लीग देखते हैं कि कितना ऑफर करती है और कितना नहीं ऑफर करती। सो इन सब के दरमियान अब जब भी जिस पार्टी को चुनवाना
होगा अमेरिकन ने, तो अमेरिकन ने दो पॉलिसी अपनानी है। सबसे पहले उस पार्टी को फंडिंग करनी है। ये फॉरेन फंडिंग में भी आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कानून स्ट्रॉन्ग नहीं है कि फॉरेन फंडिंग के केसेस इन्वेस्टिगेट भी कर सके और पकड़ने के बाद उसको प्रोसिक्यूट भी कर सके। सो ये पहले उस पार्टी को करेंगे फाइनेंस। जो भी जिन जिन पार्टियों ने अपनी सीवी जमा कराई है ना, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे और उसको फाइनेंस करेंगे, या इमरान खान को कमजोर करने के लिए सबको फाइनेंस कर देंगे। उसके बाद ये जाकर आर्मी को कहेंगे, आर्मी की हायर लीडरशिप को कहेंगे, यहाँ आने वाले नया आर्मी चीफ होगा उसके अंडर में इलेक्शन होंगे, उसे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाईजान आप देखो इलेक्शन में थोड़ी मुदाखलत करो, ये करो वो करो। फिर आर्मी चीफ के लिए तो 5 मिनट का काम है इलेक्शन कमीशन को हिला देना। सो इलेक्शन कमीशन पूरी की पूरी अगर बदल दी जाए या पूरी की पूरी ही मोटिवेट कर दी जाए दूसरे कामों के लिए, तो फिर मजे से आपकी इलेक्शन इधर उधर हो सकती है। सो ये आर्मी चीफ पर प्रेशर डालेंगे। अब नेक्स्ट जो आर्मी चीफ होगा उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि वो अमेरिकन प्रेशर को रेजिस्ट करता है या नहीं करता, क्योंकि अगर इनकी कोई पसंदीदा गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर वो जो आपका एब्सोल्युटली नो वाला जवाब है, जो फॉरेन पॉलिसी है जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने अपनाई है, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने भी काफी ज्यादा नजरें रखी हुई है पाकिस्तान के ऊपर। अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है, स्पेशली पाकिस्तान मिलिट्री, चाइनीज यूं ना समझे कि बोल नहीं रहे तो कुछ सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, अंधे बेरे गूंगे नहीं है। वो बड़े अच्छे से छात्र लोग हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। अगर पाकिस्तानी मिलिट्री ने थोड़ा भी जंप करके अमेरिकन साइड पे जाने की कोशिश की और किसी अमेरिकन फेवर्ड बंदे को लाकर और यहाँ पर बेसेस इंस्टॉल करवाए, तो चाइनीज काफी ज्यादा सैंक्शंस लगा देंगे हमारे ऊपर और चाइनीज बहुत ही सख्ती से निपटेंगे हमारे साथ। ये समझने की बात है कि चाइनीज दुनिया से निपट लेंगे, इंडिया से भी निपट लेंगे, ताइवान से भी निपट लेंगे, अमेरिका से भी निपट लेंगे, मगर पाकिस्तान को ये वाजे होना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं निपट पाएगा। अमेरिकन के धोखे हम सबको पता है, लेकिन अब देखते हैं कि ये नया आर्मी चीफ और नई लीडरशिप जो आती है आर्मी की, वो कैसे टैकल करती है अमेरिकन। एज फार एज जनरल बाजवा इज कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि जनरल बाजवा कुछ ज्यादा फॉल करेगा अमेरिकन ट्रेप के अंदर। हाँ, जनरल बाजवा ये करेगा कि अमेरिकन को कन्विंस करेगा कि आप प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले बैठे और प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिसी देता है आप वो करें, या वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप एब्सोल्युटली नो वाली पॉलिसी से हट जाएं और थोड़ा बहुत अमेरिकन को दे दें, ताकि अमेरिकन इधर उधर इस अपोजिशन में मुंह मारना बंद कर दे। अब ये सारी की सारी डिटेल्स होंगी। अब इसमें जो नेक्स्ट आर्मी चीफ होगा वो सारा का सारा गेम प्लान करेगा, क्योंकि उसके अंडर ही इलेक्शंस होने वाले हैं। अब यहाँ पर ये भी है कि 2022 में आपका जो चीफ जस्टिस होगा वो होगा एंटी पीटीआई जस्टिस काजी फैजी साहब। सो वो एंटी स्टेब्लिशमेंट का ढंग तो करता है, लेकिन वो इतना एंटी स्टेब्लिशमेंट नहीं है और ना ही इतना एंटी इमरान खान है जितना प्रो नवाज शरीफ है। सो अगर आर्मी चीफ जस्टिस और अमेरिका मिलकर चाहे तो पाकिस्तान में कोई ना कोई इलेक्ट करवा सकते हैं जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी हो या जो उनके पसंद की पार्टी हो। अब यहाँ से ही पता चल जाता है कि आपको सिलेक्टेड कौन है, इलेक्टेड कौन है। जिस इलेक्टेड को हम सिलेक्टेड कहते थे उन्होंने तो एब्सोल्युटली नो कह दिया। अब जो खुद को इलेक्टेड कहते थे वो तो झुक गए अमेरिकियों के सामने। तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, मजबूत हो, ताकतवर हो, तो हमें अपने अंदर जमहूरियत बहुत ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी और बैरूनी मुदाखलत बहुत कम करनी पड़ेगी। अगर जमहूरियत पाकिस्तान में मजबूत नहीं होगी तो इस मुल्क ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर घिसकते अपने 70 साल निकाले। मुझे नहीं लगता आइंदा के 70 साल हम निकाल पाएंगे जो हालात हमने पिछले 70 साल में किए थे। जो हमारे माजी के 70 साल हैं, अगर हमने उनसे सबक ना सीखा और जमहूरियत यहाँ पर मजबूत ना की और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के खिलाफ इस तरह की बैरूनी मुमालिक से हाथ मिलाकर साजिशें करते रहे और फौज ने भी वफादारी ना दिखाई मुल्क के साथ, तो फिर अल्लाह हाफिज़, फिर पाकिस्तान को सिरिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच।